सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 55 तक ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 से आगे देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 से हम पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी? पीत बिंदु, अंध बिंदु, रेटिना या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ब, अंध बिंदु। अगर अंध बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव नेत्र में अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का क्या कारण है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का आंख द्वारा समंजन, नेत्र लेंस का अपने स्थान से आगे या पीछे खिसकना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, या नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना। राइट आंसर है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 58 है, पेचिस नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? जो पेचिस की बीमारी होती है, पेचिस, इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? उसका नाम क्या है जिसकी वजह से यह होता है? फ्लैवी वायरस, निमेटोड, ईस्ट या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका? राइट आंसर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार। अगर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है तो वह वस्तु जल में डूब जाएगी, सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या वस्तु सतह के नीचे पूरी छिपी हुई तैरेगी? पूरी छुपी हुई तैरेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बा, वस्तु सतह पर तैरेगी। यानी कि वस्तु तैरेगी कब? तैरने की सिचुएशन तभी होती है जब उत्प्लावन बल बराबर वस्तु के भार के होता है। कोई भी वस्तु जल में तभी तैरेगी, याद रखिएगा, जब उत्प्लावन बल बराबर होगा वस्तु के भार के। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? कैलोरी, कैलोरी पर मीटर, जूल पर सेकेंड या किलोग्राम पर मीटर? राइट आंसर है कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंडुआ रोग लगता है नींबू में, आलू में, गेहूं में या लौकी में? दोस्तों जो कंडुआ नामक रोग है ये लगता है गेहूं में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है? प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स या लाल रुधिर कणिका? राइट आंसर है लाल रुधिर कणिका। क्वेश्चन नंबर 63 है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अवलंबित बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं दाब। कैसे? आप देखिए, P = F/A। अगर A की वैल्यू, यानी कि A का मतलब एरिया होता है, अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F/1, P = 1/F, जिसको हम P = F भी बोल सकते हैं। तो ये A की जगह पर हमने 1 रखा, 1 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबित बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जहां पर P क्या है? दाब है, F क्या है? बल है, और A एरिया। तो ऑप्शन बा जो है दाब, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो P = F/A, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में क्या प्रयुक्त होता है? मैंने आप लोगों को जब क्लासेस ली थी साइंस सब्जेक्ट की तभी भी बताया था कि गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए, रंगहीन का मतलब है, आप देखते हो जो गन्ने का रस होता है वो किस कलर का होता है और गुड़ किस कलर का होता है, और जो चीनी होता है वो बिल्कुल अचानक व्हाइट हो जाता है। तो एकदम व्हाइट तो वैसे तो होगा नहीं वह, तो वह बिल्कुल उसको रंगहीन करने के लिए, यानी कि उसको व्हाइट बनाने के लिए, एकदम प्योर सफेद बनाने के लिए उसमें हम मिलाते हैं जंतु चारकोल, यानी कि जानवरों की हड्डियों का चूर्ण। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी था ये, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? संवहन, चालन, क्वथन या वाष्पन? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन द, वाष्पन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एजुसेट क्या है? शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रम
या शैक्षिक प्रबंधन। ये सब क्वेश्चन आप देखिए 2018 में पूछे हुए हैं, आगे भी यहाँ पर आप देखिए। तो राइट आंसर दोस्तों जो एडुसेट है यह एक शैक्षिक उपग्रह है। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, पत्ती में पाया जाने वाला रत्न स्थित होता है ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या पर्णाधार पर। दोस्तों जो पत्तियों में पाया जाने वाला रत्न होता है यह स्थित होता है निचली सतह पर। आप कोई भी किसी भी पौधे का पत्ता आप उठा करके देखिए, पत्ता जो ऊपर से होता है ऊपर से सॉफ्ट होता है, लेकिन नीचे से ये जो रत्न होते हैं नीचे से आप जब छुओगे तो वो खुरदुरा दिखेगा सतह। तो ये जो रत्न होते हैं ये निचली सतह पर स्थित होते हैं, यानी कि निचली सतह पर स्थित होते हैं। ऊपर आपको बिल्कुल प्लेन दिखती हैं पत्तियां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, दाब अधिक होता है बैठने पर, एक पैर से खड़ा होने पर, दो पैर से खड़ा होने पर या लेटने पर। दोस्तों आपको मैंने अभी बताया है कि P = F/A। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना कम होगा, क्योंकि P यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। P जितना अधिक होगा, दाब जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा। ये दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर अब आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल सबसे कम कब होगा, यहाँ पर दाब सबसे अधिक पूछा है, तो दाब सबसे अधिक किस सिचुएशन में होगा, जिस सिचुएशन में क्षेत्रफल सबसे कम होगा। क्या बैठने पर क्षेत्रफल सबसे कम होगा? आप सोचिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, और दो पैर से खड़े होने पर भी, अगर दो पैर से इंसान खड़ा हो रहा है तो भी उसको ज्यादा जगह चाहिए। लेटने पर तो ढेर सारी जगह चाहिए, इतनी जगह चाहिए। और अगर एक पैर से खड़ा हो रहा है इंसान, सिर्फ एक पैर से, तो आप देखोगे इस सिचुएशन में सबसे कम क्षेत्रफल लग रहा है। सबसे कम क्षेत्रफल कब लग रहा है? जब इंसान एक पैर पे खड़ा हो रहा है। दो पैर पे खड़ा होने पर, बैठने पर, लेटने पर क्षेत्रफल ज्यादा लग रहा है, एरिया ज्यादा कवर हो रहा है। तो इसलिए एक पैर से खड़ा होने पर सबसे कम क्षेत्रफल लगेगा। जब क्षेत्रफल सबसे कम होगा तो दाब सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है, एक पैर से खड़ा होने पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? किसमें नहीं पाया जाता है? रोटी में, चीनी में, नमक में या कोयले में? राइट आंसर है नमक में। नमक का फॉर्मूला आपको पता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें कहीं भी कार्बन नहीं आ रहा है इसके फॉर्मूले में। तो ऑप्शन साफ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कब होगा, यानी कि ध्वनि किस अवस्था में सबसे तीव्र जाएगी? ठोस में, द्रव में, गैस में या ठोस व द्रव में? राइट आंसर है ठोस में। ठोस में सबसे तेज होती है ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, ध्वनि तरंगे होती हैं केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की? दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती हैं यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती हैं। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्रव और गैस में ये अनुदैर्ध्य तरंग की तरह चलती हैं, और जब यह ठोस में चलती हैं तो यह अनुप्रस्थ तरंग की तरह चलती हैं। इसीलिए ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार से चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं तरंग गति की दिशा के लंबवत, तरंग गति की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर, तरंग गति की दिशा के समांतर या कण कंपन नहीं करते हैं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तरंग की गति की दिशा के समांतर। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं तरंग गति की दिशा के समांतर। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं तरंग गति की दिशा के लंबवत, तरंग गति की दिशा के समांतर, तरंग गति की दिशा के 120 डिग्री कोण पर या इसमें से किसी भी दिशा में नहीं। राइट आंसर है तरंग की दिशा के लंबवत। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पानी में हम पत्थर डालते हैं तो पानी की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वह कौन सी होती हैं? पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वह होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। याद रखिएगा, केवल अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 75 है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है 1 घंटा, 1 मिनट, 12 घंटे या 24 घंटे? दोस्तों ऑप्शंस में 1 घंटा, 1 मिनट, 12 घंटे, 24 घंटे दिया है। राइट आंसर है 1 घंटा। मिनट वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है वो 1 घंटा होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा घंटे वाली सुई जो होती है उसका आवर्तकाल 12 घंटे होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक कण का आवर्तकाल
0.02 सेकेंड है उसकी आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति यानी कि आवर्तकाल जो होता है वो होता है 1/n के। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आवर्तकाल t है उसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले इस फॉर्मूले को इस तरीके से बना लेंगे, n = 1/t। अब t की जगह पर हम क्या रखेंगे, अब हम t की जगह पर यहाँ पर रखेंगे 1/, यहाँ पर आप देखिए 0.02 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से कटेगा 100 तो ये हो जाएगा 50। तो ये आ गया n = 50 पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ब जो है 50 प्रति सेकेंड ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति में संबंध होता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है t = 1/n या n = 1/t, या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं n × t = 1 के, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सा जो है n × t = 1 ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है, आयाम, अर्ध आयाम, तरंग दैर्ध्य या अर्ध तरंग दैर्ध्य। राइट आंसर है तरंग दैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेल्सियस, या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 0 से 80 आर। यहाँ पर बताया गया है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। तो ऑप्शन सा जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में। दोस्तों राइट आंसर है वनस्पति कोशिका में, हरित लवक पाया जाता है वनस्पति कोशिका में, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 81 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या सैमुअल मोर्स ने। राइट आंसर है ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, काजल, जंतु चारकोल, कोयला या हीरा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द हीरा। क्वेश्चन नंबर 83 है, द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे पानी है, उबल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, चना और मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम, क्लाइस्ट्रीडियम, राइजोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ, राइजोबियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आप देखिए 2019 में पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 85 है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी कि किस डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलना शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 5 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर या 19 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन आ, 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 86 है, ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है, 3, 4, 6 या फिर 7। दोस्तों ऊष्मा का संचरण चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऊष्मा के सुचालक कौन कौन से हैं। ऊष्मा के सुचालक जिसमें से ऊष्मा जाती है, या ये आप समझ सकते हैं कि जिसमें से जिसको हीट करने पर वह गर्म हो जाता है, जैसे कि लोहे के बने हुए पदार्थ, एल्यूमिनियम के, तांबे के। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गर्म करने पर सब गर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, ऊष्मा के कुचालक हवा, ऊन, पोर्सिलिन या सभी। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन द सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, लकड़ी, गैस, नमक या सूर्य। तो ऊर्जा या ऊष्मा सबसे अधिक हमें किससे मिलती है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वी पर, सूर्य। सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रकाश की प्राकृतिक स्रोत हैं, या प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, सूर्य, तारे, जुगनू या सभी। तो चाहे सूर्य हो,
तारे हो, जुगनू हो, ये सभी क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, दीप्त वस्तु नहीं है, दर्पण, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती या लालटेन। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आ, दर्पण। दर्पण से कोई प्रकाश तो उत्पन्न नहीं होता है, जबकि सूर्य से, जलती हुई मोमबत्ती से, लालटेन से, इन सभी से क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 92 है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अदीप्त वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है, उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों या कोई नहीं। आप में से मैक्सिमम लोग गाड़ी चलाते होंगे, तो आप लोग देखते हैं कि जो दाहिनी तरफ जो शीशा लगा होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपने पीछे आने वाले जो भी वाहन होते हैं उनको हम देख लेते हैं और सतर्क होकर के गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो ऑप्शन आ जो है उत्तल दर्पण, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि सभी के शीशों में कौन से दर्पण लगे होते हैं, उत्तल दर्पण लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंपन करने वाली वस्तु के द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है, आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम या एम्पियर। तो कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में जो लगाया गया समय होता है वो होता है उसका आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 95 है, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों या कोई नहीं। दोस्तों अवतल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया होता है और अंदर का सतह क्या होता है, चमकीला होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि बाहरी सतह पर कलई की गई होती है। तो ये दोस्तों आपको पता है कि जब अंदर से किरणें परावर्तित होती हैं तो अंदर मतलब अवतल दर्पण, और ये जो बाहर अंदर से कलई की होती है और बाहर से किरणें आती हैं, तो ये जो अपवर्तन परावर्तन की घटना होती है इसमें जब बाहर कलई की होती है तो यह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, क्योंकि यहाँ अंदर से सारी चीजें होती हैं अंदर से। तो ऑप्शन आ जो है अवतल दर्पण ये सही हो जाएगा। और जब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होती है बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर की सतह पर कलई होती है। तो ये जो अंदर की सतह पर कलई होगी और बाहरी सतह से यानी कि उभरे हुए सतह से, उभरा हुआ यानी कि उत्तल, याद रखिएगा उभरे हुए सतह से, ये जो उभरा हुआ सतह है यहाँ से परावर्तन की घटना होती है और अंदर जो होता है कलई की गई होती है, तो यह उत्तल दर्पण होता है। और जिसमें बाहर की तरफ कलई की गई होती है, अंदर से सारी घटनाएं होती हैं, तो अंदर का मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, उभरा हुआ उत्तल और अंदर की ओर अवतल, बस आप यही याद रखिएगा। जब अंदर से परावर्तन की घटना होती है या परावर्तित किरणें जाती हैं टकरा करके, तो यह होता है अवतल दर्पण। और जब ऊपरी सतह से यानी कि ऊपरी सतह से होती है तो उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके से एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ। ये देखिए अवतल दर्पण में सारी चीजें अंदर से, प्रकाश अंदर की तरफ से आता है, अंदर की तरफ से परावर्तन की घटना होती है। क्यों? क्योंकि बाहरी सतह पेंट कर दी गई होती है। ठीक है, बाहरी सतह पर पेंट कर दिया गया होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर की सतह पर पेंट कर दिया गया होता है, अंदर की सतह पर पेंट कर दिया गया होता है। और सारी घटनाएं, किरणें आती हैं वो बाहरी सतह पर आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है। अंदर की सतह पर अवतल दर्पण, अंदर अवतल दर्पण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 है, आवृत्ति का मात्रक होता है एम्पियर, हर्ट्ज, मीटर या डेसिबल। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 102 है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल या समय। तो किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। मैंने आप लोग को समझाया है कि जब कोई लड़की मान लीजिए झूला झूल रही है, किसी झूले पर झूला झूल रही है, तो वह जब वह सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, सबसे जो हाईएस्ट ऊंचाई होगी, जब वो वहां पहुंचेगी तो वही होगा सबसे अधिक विस्थापन। तो ये होगा आयाम। उसका क्या होगा? जब वो सबसे ऊपरी ऊंचाई पर पहुंचेगी तो ये क्या होगा? उसका आयाम होगा। तो ऑप्शन आ जो है आयाम, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, सबसे अधिक विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? उबलने को ही क्या कहते हैं? हम क्वथनांक कहते हैं। हम सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जैसे कि कपूर को हम जलाते हैं तो सीधे वह ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। कपूर, नौसादर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर या परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति सुनाई पड़ती है, या कहलाती है ध्वनि, आवृत्ति, प्रतिध्वनि या सभी। दोस्तों, इसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। यानी कि हम एक बार बोलते हैं, वही ध्वनि बार बार हमें टकरा करके सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। दोस्तों, ये आप लोग को मैंने बताया भी है जब मैंने क्लासेस ली थी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनियां होती हैं वो मानव कान सुन सकता है। इससे नीचे या इससे ऊपर की भी नहीं सुन सकता है, सिर्फ इसी रेंज में 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है। जल प्रदूषण का मापन, वायु प्रदूषण का मापन, मृदा प्रदूषण का मापन या सभी। दोस्तों, जल प्रदूषण का मापन हम इससे करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, यानी कि जल में कितनी मात्रा रह गई है ऑक्सीजन की, यही हम जांच करते हैं। तो यह याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल प्रदूषण का मापन हम बीओडी के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों या कोई नहीं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर है दोनों ही ध्रुवों की बर्फ पिघल जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन अ, जीवन रक्षक परत, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक लेती है। उन किरणों को क्या करती है? ये एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सभी। तो ओजोन परत के क्षरण का जो मुख्य कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC गैस। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पार्ट 2 में 112 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उसको हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको जो मैं समझा रही हूँ वो भी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और हमारे डीएलएड के भाई बहन अपनी बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको हमारे 3rd सेमेस्टर के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, सभी वीडियोस हैंड रिटन नोट्स के। इसके अलावा सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे राजन सीरीज के, पवन सीरीज के, सब ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ा ही रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराएं और आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर
गेन करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।